आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस के चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर वोटरों को पठाने बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज आईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ के हापुड़ रोड पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरठ की जमीन पर मालियाना के 70 लोगों को कत्लेआम लोगों ने देखा था। साथ ही हसरीमपुर कांड में 40 लोगों को कत्लेआम भी लोगों ने देखा था, जिसे लोग भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज के मौजूदा दौर में नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, ना बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। साथ ही पुलिस की तानाशाही का लोगों का शिकार होना पड़ रहा है और इन सभी से निजात तभी मिल सकती है जब मुसलमानों को उनका सियासी हक लेने के लिए एक नेता चुनना होगा। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनिक का भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जरिए एक साजिश रचकर उनके बेटे की गाड़ी के जरिए किसानों को कुछ लिया गया और प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। इसीलिए नहीं कहा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ब्राह्मण बिरादरी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी इसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज के मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान बंद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव से पहले किस तरीके से राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता आदिल रहमान की खास रिपोर्ट आप R-Sony न्यूज़ पर देख रहे हैं। कि पूरी दुनिया का मुसलमान कलमा शहादत की मजबूत डोर से बंधा है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जोड़ने के लिए भेजा है। और अल्लामा इकबाल ने भी कहा, तुम में फिरका बंदी है और कई जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कर। आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं। और फिर ये बोलते नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में मां बाप राजी है तो शादी हो जाती। और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हम और को बोलेंगे, नहीं नहीं, ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है। मालूम के इनसे पूछिए TFR क्या होता है, ये संज्ञों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के एक बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में TFR कितना है? बोले वो क्या होता है? उत्तर प्रदेश में TFR गिरा है सबका। यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे हैं? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको TFR समझाने के लिए मोटा मोटा TFR गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में TFR गिरा है और ये बार बार ये बीजेपी RSS वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना दो, बच्चों का कानून देखेंगे। बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में TFR आ चुका है।
पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चियों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं, पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया। सिर्फ कानून बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बातें। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य है ना, शान में कसीदे पढ़े। हमने भी सोचा कि लाओ फोन करके शुक्रिया अदा कर दें, हमारे लीडर के बारे में इन्होंने लिखा। हमने फोन किया, हमने फोन करके कहा शाहिद भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा नहीं शौकत साहब, मैं सो रहा था, ख्वाब में देखा। मैंने कहा किसको? उन्होंने कहा मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा। और मैंने देखा कि यकीनन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमानों की कोई आन बान शान है, मुसलमानों की कोई लीडरशिप है, मुसलमानों का कोई काबिल तरीन लीडर है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम तो खुश हो गए, हम तो खुश हो गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम मेरठ में थे, हमने कहा हाजी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मसूरी डासना में प्रोग्राम था, हम सीधा मेरठ आए। उन्होंने कहा कल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों आप रात का खाना हमारे घर पे खाएंगे। हम तो खुश हुए कि चलो ठीक है, कम से कम आज दावत तो मिल गई। बोले कितने लोग आप लोग रहेंगे? हमने कहा 10-12 लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं है। बोले ठीक है। अब एक दिन गैप करके उन्होंने कहा था, तो दूसरे दिन हमने उनकी फोटो देखी कि अतुल प्रधान शाहिद इखलाक और खड़े होकर के बगल में बबुआ के साथ फोटो खिंचा लिए। और हमने कहा, और फिर हमने कहा हो सकता है भाई ऐसे ही चले गए हो, हमारी दावत तो पक्की है। 8 बज गया, 9 बज गया, कोई फोन नहीं आया। 9:30 बज गया, हम लोग को भूख लग गई, कोई फोन नहीं आया। और जब हमने उनके यहाँ आदमी भेजा, जाओ देखो दावत है कि नहीं है, बोले जहां उन्होंने कहा था वहां कोई नहीं है, ना खाना है। हमने कहा घर पे पता कर लो। घर पे गए, बोले हाजी जी सो रहे हैं, वो कल मिलेंगे दोपहर में। बैर गए दोस्तों, हमारी दावत भी कैंसिल हो गई। हाजी साहब के ख्वाब में दूसरे दिन कौन आया मुझे नहीं मालूम, गंगा जल के लिए या कोई छिड़काव हो गया मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वक्त कम है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी
जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम। अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया, 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मेरठ को आकर यह वादा किया था यहां के वकीलों से कि मेरठ में एक हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा, उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए, आप रुककर मेरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी एक अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया कासगंज में, फैसल को मार दिया गया उन्नाव में, जुबैर अंसारी को गोली मार दी गई। बताइए, ये जुल्म का खात्मा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है, और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। पूरा में 40 से जायद मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने ले जाकर नदी के किनारे में उनको गोली मारकर उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। हमने फसादों को देखा, मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, आपको इज्जत मिले, आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल मिले, नौजवानों को कॉलेज मिले, नौजवानों को नौकरी में उनका हिस्सा मिले, पुलिस का जुल्म का खात्मा हो, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया,
जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज के लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं, ठाकुर हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी जरूर है मगर उसको अपना ठाकुर नेता मानते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम टेनी है, क्योंकि उनका ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है। उनकी गाड़ी से उनके ही घर में एक साजिश रचाई गई, मगर वो चले गए बीएसपी में। आपने जिताया उनको, एमपी बने, इलेक्शन हार गए तो किसी और दूसरी पार्टी के चौखट पर चले गए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप अपने वोट से अपने नेता को बना सकते हैं। ये काम आपको करना और इंशाअल्लाह हम करेंगे। आपका साथ, आपका ताउन रहेगा तो यकीनन ये काम होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आता है हर पार्टी का। अभी मुझे बताया गया कि आज के जलसे-आम में आने से पहले बाद समाजवादी के और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को? समाजवादी बीएसपी के नेताओं, बताओ क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी बीएसपी के नेता हो? वोट का जब मामला आएगा तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो। वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना जरूर है, मगर क्या हम हराएंगे बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा? डेटा है, आदादो शुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने बीएसपी और समाजवादी को वोट दिया। उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाब हुए, बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। किसकी वजह से हुई? क्या आपने दिया बीजेपी को वोट? क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि दोबारा योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने? मोहतरम जनाब अली साहब, फर्जन जनाब अतीक साहब, जिला सदर एडवोकेट फहीम साहब, फुरखान चौधरी साहब, डॉक्टर यामीन सैफी विधानसभा सदर साउथ, शहर सदर हाजी नौशाद कुरैशी साहब, मौलाना असद जमाली तंजीमी सेक्रेटरी मीरठ, जनाब सैयद राना साहब, शोएब त्यागी साहब, मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, नौफिल रोमानी साहब जनरल सेक्रेटरी यूपी, खारी खालिद साहब सदर जमीयत उलमा मीरठ, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब वेस्ट यूपी के इंचार्ज। उनके दिलो दिमाग पर मोदी छा चुका है, हमारे दिलो दिमाग पर मोदी नहीं छाया हुआ है। वोट उनके तरफ भाग रहे और ये आकर ये समाजवादी के लोग, इन्हें ऐसा हो जाएगा, ओवैसी ऐसा बोलता है। अरे भाई मेरे,
तुम्हारे दो पार्टी के एमपी कल कुछ बात बोल दिए तो तुम उनकी तरफदारी, उनका दिफा नहीं कर सकते। एक 90 साल के सांसद हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बेहद इज्जत करता हूं मैं, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप शदबन गुजारिश है कि हमारे मसाइल हैं, तकालीफ है, मुश्किलात हैं, मगर हमको इस बार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विधायक को यहां से कामयाब करिए आप, और ये लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर मुसलमान का नेता कौन है बताओ? समाजवादी में कोई नहीं हो सकता, खाली यादव है। बीएसपी में बहन जी है, ये सब क्या रहेंगे? तुम छल्ले बन के रहेंगे वहां पर। इनकी कोई अहमियत नहीं है वहां पर। ये सामने नहीं ठहर सकते उन लोगों के, पार्लियामेंट में तकरीर नहीं कर सकते। जब हमारी पार्लियामेंट में तकरीर होती तो बोलते ओवैसी भाई आपकी तकरीर सुननी आए। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बोलते? बोले हमारी मजबूरी है। आप बताइए काहे की मजबूरी? 19% है, जीतो, कामयाब हो और अपनी आवाज को, अपने मसाइल को उठाओ। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन पूरे वंचित समाज के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी हमको कोई कह रहा था कि ओवैसी साहब कौन हमको हमारे साथ लेकर जाएगा? हमारा एक दोस्त है, फोन किए थे कि हमारे साथ हमको कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा फिक्र मत करो, जब हशर का मैदान होगा रसूलुल्लाह हम सबको लेकर जन्नत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया, तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने, साहब रसूल ने नमाज दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही तुम्हारे वोट से नहीं, बीजेपी आ रही है तो हिंदुओं के वोट से आ रही है, मुसलमानों के वोट से नहीं आ रही बीजेपी। ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा, ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे दरमियान में खोलकर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। सच्चाई को बयान कर रहा हूं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मजलिस के साथ दलित भी खड़ा हो हमारा भाई, मजलिस के साथ हमारे ओबीसी समाज के भाई और उनकी बरादरियां खड़े हो जाए। हम तो चाहते हैं कि पूरा वंचित समाज एक जगह पर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। मगर ये आकर कहना कि बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी मेरी वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है तो किसी और की ओर से आ रही है।